Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अब हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ. आज हम 27 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. ठीक है ना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा जब क्लास लाइव गई है. ठीक है, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स अबाउट अस एंड डू कमेंट कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मोदी मुइजू सिग्नल मेजर रीसेट इन बायलैटरल टाइज रिलेशंस. तो यहाँ पर मालदीव्स के साथ हमारा मेजर रीसेट हुआ है टाइज का. जहाँ पर हमारा कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था मालदीव्स के साथ, वहीं पर हमारा अब बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है. ठीक है ना. इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डीपनिंग इट्स टाइज विद मालदीव्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ऑन सैटरडे, हाईलाइटिंग द बाई पार्टिसन सपोर्ट विद इन द आइलैंड नेशन. बाई पार्टिसन हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, जहां पर बोथ पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं. तो यहाँ पर जो मालदीव्स में दो मेजर पार्टीज हैं, वो दोनों ही अब इंडिया को सपोर्ट करती हैं. जहां पर जो मुइजू हैं, जो अभी करंटली पावर में है प्रेसिडेंट, वो इंडिया आउट कैंपेन लेकर आए थे. जो दूसरे इब्राहिम सोलिही थे, वो क्या कैंपेन लेकर आए थे कि इंडिया फर्स्ट. वो क्या कैंपेन लेकर आए थे? इंडिया फर्स्ट कैंपेन लेकर आए थे. मतलब वो तो वैसे ही इंडिया की साइड पर थे, पर वो हार गए थे. एंड जो विनिंग पार्टी थी मुइजू, वो इंडिया आउट कैंपेन लेकर आए थे, इंडिया के अगेंस्ट बातें करते थे. अब वो भी इंडिया की फेवर कर रहे हैं. वाई? हमने कल पढ़ा, हमने इकोनॉमिक क्राइसिस में जब मालदीव्स फंसा, तो किसने मालदीव्स की हेल्प करी? हमने. ठीक है, हमने मालदीव्स की हेल्प करी. सो यहाँ पर रीसेट ऑफ रिलेशंस, रीसेट ऑफ लिखेंगे, रीसेट ऑफ रिलेशंस विद मालदीव्स. ठीक है ना. मालदीव्स के साथ क्या है? मालदीव्स के साथ हमने क्या किए हैं? रीसेट ऑफ रिलेशंस हमारे हुए हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि बाय पार्टिसन सपोर्ट है. बाय पार्टिसन सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाय पार्टिसन सपोर्ट का मतलब व्हेन बोथ पार्टीज अग्री. ठीक है ना. हमने बाय पार्टिसन जो वर्ड है वो कब पढ़ा था? जब हमें पता चला था कि यशवंत सिन्हा की जो रिमूवल है, उसके अंदर दोनों पार्टीज, द पार्टी इन पावर एंड द ऑपोजिशन, आर अग्रीइंग. राइट. मिस्टर मोदी हु वाज इन द मालदीव्स ऑन अ 2-day स्टेट विजिट. क्यों गए थे वहां पर? क्योंकि 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है ना. 60th इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन पे मिस्टर मोदी जो है कहाँ पर गए थे? मालदीव्स गए थे. ठीक है. उसके बाद विद द टॉप मालदीवियन लीडर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट उज हुसैन मोहम्मद लतीफ, पार्लियामेंट्री स्पीकर अब्दुल रहमीन अब्दुल्ला, फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद एंड की मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन. ही ऑल्सो अटेंडेड द आइलैंड 60th इंडिपेंडेंस डे इवेंट इन द रिपब्लिक स्क्वायर इन कैपिटल मेल. तो हमने ये भी पढ़ लिया है कि मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मेल या फीमेल? मेल है. द नेम ऑफ द कैपिटल इज मेल. ओके. उसके बाद the Modi's visit marks a major reset in bilateral ties that had soared after Maldivian President Mohamed Muizzu came to power in 2023, campaigning mostly on an India out campaign. तो इंडिया का क्या मुइजू का क्या कैंपेन था 2023 में? ठीक है ना. Why did relations go bad? कैसे बेकार हो गए थे रिलेशन? क्यों बैड हो गए थे? क्योंकि जो मुइजू है, ठीक है, वो कैसे पावर में आए थे? जो प्रेजेंट मालदीवियन प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, उनका क्या कैंपेन था? व्हाट वाज हिज कैंपेन? कैंपेन ही उनका था. कैंपेन क्या था? इंडिया आउट कैंपेन. क्या कैंपेन था उनका? क्या कैंपेन था? कैंपेन क्या था? इंडिया आउट कैंपेन. ठीक है जी. तभी हमारे रिलेशंस बेकार हो गए थे. बट रिलेशंस ठीक कैसे हुए हैं? बिकॉज हमने इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे किसने हेल्प करी मालदीव्स की? इंडिया ने. ठीक है. आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट से चिराग पासवान. तो चिराग पासवान किसको बैक कर रहा है? नीतीश कुमार को बैक कर रहा है, बीजेपी को बैक कर रहा है. बट ही सेइंग आई एम सो सॉरी दैट आई एम विद देम. व्हाई इज ही सॉरी? क्या हुआ वहां पर? इन द वेक ऑफ
in the wake of gang rape of a Bihar military police aspirant in Bodh तो बोधगया में बिहार military police aspirant का rape हुआ in an ambulance in Bodh. The woman who had fainted during the recruitment's physical test on Thursday alleged that she was gang raped by 3 to 4 persons on her way to hospital. Like this is a completely bad moment, right? वो फेंट हो गई थी फिजिकल टेस्ट के ड्यूरिंग, एम्बुलेंस में जब डाला गया तो ड्यूरिंग हर वाइल शी वाज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज गैंग रेप्ड बाय 3 to 4 persons on her way. Okay, now she said she became aware of the sexual assault after regaining consciousness. The woman is undergoing treatment in the hospital. Police said Vinay Kumar, the driver, and Ajit Kumar were arrested within 2 hours after the complaint was filed. A special investigation team was formed after the FIR was registered. Senior Superintendent of Police Gaya, Anand Kumar, told media that the team monitored CCTV footage and other technical surveillance. Investigation is on. Now, this is a very, very sad moment. Like, she was raped while she was taken to the hospital. Imagine. Now we can say जब हम पढ़ते हैं कि dead bodies were raped, so that is somewhere that is completely true. ठीक है ना, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं. Now the next thing is sorry. Kerala film producer files nomination for top post clad in burqa. Now she comes to apply for the post. Kerala film producer अपनी nomination करने आती है पोस्ट के लिए, ठीक है, बट वो बुरका डाल के आती है. तो क्या हुआ, क्योंकि वो बुरका इसलिए डाल के आती है क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है. इवन देयर वाज अ रिपोर्ट कॉल्ड के हेमा कमिटी की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बोला गया कि वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, बट फिर भी कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए. और इसी वजह से मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर सैंड्रा थॉमस जो है अराइव्ड एट द ऑफिस ऑफ केरला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन वेयरिंग अ बुर्का टू सबमिट हर नॉमिनेशन पेपर फॉर द इलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर files nomination for election to executive committee. ठीक है ना. Now what is important is what is her name? सैंड्रा थॉमस. सैंड से याद हो जाएगा, ठीक है, थॉमस तो तुम्हें वैसे ही याद रहता है. थॉमस तो ट्रेन करके कार्टून भी आता था, ठीक है ना. तो थॉमस और सैंड याद रहेगा, ठीक है ना. शी अराइव्ड एट ऑफिस ऑफ केरला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन wearing a burqa. Now ये क्या दिखलाता है, बुरका क्यों, why she was completely covered, that it is not at all safe. She wore burqa to show the people that इस ऑफिस में आना है तो you are not safe, you need to be covered to be safe, right? Now यहाँ पर क्या हुआ, Miss Thomas is contesting for the post of president and her rift with the current leadership of the association. She said wearing a burqa was the safest option while visiting a space that has been dominated by men. She said she will be part of a panel that will contest the election against the current leadership. It will include women and producers who wanted to usher in a positive rift. Now she is contesting for the post of what? She is contesting for the post of president. She is contesting for the post of president. ये भी हम याद रखेंगे. She is contesting for the post of president. और वो क्या कह रही है कि ये वुमेन के लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, ठीक है ना. एंड द एसोसिएशन widened after she had written a letter to executive blaming the office bearers for their silence on, ठीक है ना. She blamed the office for silence on the findings of के हेमा कमिटी. तो के हेमा कमिटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत, उन्होंने बोला कि भैया वुमेन जो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इश्यूज फेस कर रही हैं, बट उस रिपोर्ट पे इतना कोई एक्शन नहीं हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए के हेमा कमिटी रिपोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है ना. इश्यूज हैज टॉक्ड अबाउट इश्यूज फेस्ड बाय
women in Malayalam film industry. ठीक है, ओके। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑन ऑफिशियल्स रिलीजन लैंड जर्नलिस्ट इन ट्रबल। तो वो कह रहे हैं कि जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी मीडिया पर्सनल्स हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं अबाउट ऑफिशियल्स, अबाउट रिलीजन लैंड, वो जो है वो ट्रबल में आ जाते हैं। अब दिस रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वी नीड टू नो अबाउट द नेम ऑफ द रिपोर्ट। इट इज़ प्रेसिंग चार्जेस अ स्टडी ऑफ criminal cases a study of criminal cases against journalists across states in India। ठीक है ना, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है। नाउ दिस इज बाय अ स्टडी co-authored by नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, रिलीजियस मैटर्स एंड प्रोटेस्ट वर द 3 मोस्ट कॉमन रीजन फॉर विच अ जर्नलिस्ट इंडिया फेस क्रिमिनल चार्जेस। तो ये हमें बिल्कुल एज इट इज़ नोट कर लेना है। ये क्या कह रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑन लिखेंगे, रिपोर्टिंग ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, religious matters and protests were the 3 most common reasons for a journalist in India to face criminal चार्जेस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये किसने लिखी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट व्हाट अदर थिंग्स हैव बीन रिटन इन दिस। The study said the journalists from small cities and towns, or those who reported for local publications in Hindi or other regional languages, were most impacted, and their cases often did not receive national or international media attention. The other 2 authors of the report are Trial Watch, an initiative of Cooley Foundation for Justice and Human Rights Institute at Columbia Law School। ठीक है ना। तो और कौन है, अदर 2 ऑथर्स कौन है इसके, ये भी हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे now who are the co-authors, right? Other authors are Trial Watch, an initiative of the Cooley Foundation for Justice and Human Rights Institute at Columbia लॉ स्कूल। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट है कि NLU दिल्ली के साथ साथ और कौन इस रिपोर्ट के को-ऑथर्स है। रिपोर्ट का नाम हमने लिख लिया है। एटलीस्ट 40% ऑफ द जर्नलिस्ट कवर इन द डाटा सेट वर अरेस्टेड। ठीक है ना। आर डाटा कास्ट रिवील्ड दैट रिपोर्टिंग ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स वाज द मोस्ट कॉमन रीजन जर्नलिस्ट फेस चार्जेस। द basis for charges in 147 incident. The second most common reason was for reporting on religious matters, and third was for reporting on protests. Significantly, in over 100 accidents, the charges related to reporters' alleged conduct while reporting instead of what they were reporting on the report. तो ये क्या कह रहे हैं कि चार्जेस जो थे वो जो उन्होंने रिपोर्ट किया उससे रिलेटेड नहीं थे, किसी और चीज़ के चार्जेस उन्होंने लगा दिए थे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि जो रिपोर्टिंग ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, रिलीजियस मैटर्स एंड प्रोटेस्ट वो 3 मेन रीजन फॉर व्हाट, फॉर जर्नलिस्ट बीइंग अरेस्टेड, फॉर जर्नलिस्ट, फॉर पुटिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो मीडिया पर्सनल्स हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी NLU दिल्ली की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनसे रिलेटेड वी हैव फाउंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ओके। Vehicles must be phased out based on fitness, not on age. Now,
Now, what has happened, right? So vehicles in Delhi, there was a judgment there was NGT ने बोला कि दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो हम जो है vehicles को phase out कर देंगे, right? Now phase out on the basis of their age, ठीक है ना? But the CM of Delhi says, now what are the people of Delhi saying? They are saying that ऐसे कैसे आप कर दोगे, right? How would you do it on the basis of age? Might be that my vehicle is 10 years old but it is fit. हाउ कैन यू रिमूव इट? सो यहाँ पर जो सीएम कह रही है उसके बेसिस पे केस फाइल होगा और फिर देखते हैं क्या होते हैं. तो लिखते हैं व्हीकल्स मस्ट बी phased out based on fitness not on age. ठीक है, ये किसने बोला? सीएम ऑफ दिल्ली. सीएम ऑफ दिल्ली. ओके, नाउ what was NGT saying? What was NGT saying? तो NGT सॉरी, तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग 2018 ऑर्डर. तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 2018 में एनजीटी ने क्या बोला? एनजीटी बैन ऑन ELVs, ठीक है ना, व्हीकल्स जो कि डीजल व्हीकल्स ओल्डर दैन 10 years and petrol vehicles older than 15 years. ठीक है ना? तो जो भी व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, विच आर ओल्डर देन 10 years एंड वो डीजल व्हीकल्स हैं, वो रिटायर हो जाएंगे. और जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुराने हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, राइट? नाउ ये 2018 में ऑर्डर था और ये अब दिल्ली गवर्नमेंट ने हैज चैलेंज द अबव ऑर्डर. लिखेंगे हैज चैलेंज द अबव ऑर्डर. हैज चैलेंज द अबव ऑर्डर. कहाँ पर? सॉरी गाइज, मैं अपने रिलेटिव्स के घर आई हुई हूँ. आई नो देर इज अ चाइल्ड क्राइंग एंड देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, बट वी नीड टू डू इट, नहीं तो ये पेंडिंग में हो जाएगा. एंड आई हैव टू बी हियर बिकॉज देयर समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द फैमिली एंड आई हैव टू बी हियर. ओके फाइन, so deal with it and we are going to cover the chapters. Okay, has challenged the above judgment in Supreme Court. ठीक है ना? वो क्या कह रहे हैं कि भैया एज के हिसाब से नहीं, हम फिटनेस टेस्ट करते हैं. अगर व्हीकल फिट है तो उसको चलने देते हैं, और अगर वो फिटनेस टेस्ट के अंदर में भी एक 5 years वाला पुराना व्हीकल भी शायद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा हो तो उसको भी निकाला जाए, राइट? मेक सेंस, राइट? काइंड ऑफ मेक सेंस, राइट? तो ये जो है वो है. और एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. And National Green Tribunal stands for what? National Green Tribunal is a tribunal which hears to judgments with regard to it hears to cases, not judgments, with regard to environment. ठीक है ना? इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को सुनते हैं. कौन सुनता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को? एनजीटी सुनती है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ओके, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है अशोक गजापति राजू टेक्स ओथ एज गोवा का गवर्नर. ठीक है, सो अशोक गजापति राजू टेक्स ओथ एज गोवा गवर्नर. ठीक है ना? तो वो क्या बन गए? गोवा के गवर्नर. हु हैज बिकम गोवा का गवर्नर? अशोक गजापति. उसके बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन एक्टिवली हेल्पिंग प्रोवाइड अर्थक्वेक अलर्ट्स. तो एंड्रॉयड फोन्स जो हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स प्रोवाइड अर्थक्वेक अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये कौन से फ़ोन्स हैं? एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं जो अर्थक्वेक के अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना? और ये बिटवीन 2021 एंड 2024 उन्होंने ये अलर्ट्स जो हैं ये प्रोवाइड करे हैं. ठीक है ना? सक्सेसफुल वार्निंग सेंड करी है 98 कंट्रीज़ में. 2020 में गूगल हैज़ included its Android earthquake alert AEA system in its phone to detect
to detect seismic to detect seismic P and S waves that precede an earthquake and provide alerts. ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वी नीड टू नो कि गूगल ने कब 2020 में अपने फ़ोन्स में एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट नाम का एक सिस्टम डालना स्टार्ट किया। जो फ़ोन है वो कौन सी वेव्स डिटेक्ट करता है? सेस्मिक पी एंड एस वेव्स। और सेस्मिक पी एंड एस वेव्स क्या है? जो अर्थक्वेक से पहले, प्रीसीड मतलब पहले, बिफोर एन अर्थक्वेक कम्स, पी एंड एस वेव्स जो हैं वो आएंगी। ठीक है ना? तो प्रीसीड का मतलब क्या होता है? बिफोर एन अर्थक्वेक। कौन सी वेव्स आती हैं बिफोर एन अर्थक्वेक? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी एंड एस वेव्स, P and S waves, P and S waves, right? The company and the University of California Berkeley Seismology Laboratory have released data in a paper कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, earthquake का पता चलता है। ठीक है ना? The AEA system was first rolled out in USA in 2020, followed by New Zealand and Greece, and then the rest of the world. First कहाँ पे? First released in, लिखेंगे first released in USA in 2020। ठीक है, 2020। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। A young student self-immolation at the college in Balasore, Odisha. Self-immolation. What is the meaning of the term immolation? Immolation is what happens when something is killed or offered as a sacrifice. So, what is self-immolation? Immolation basically means killing, and self-immolation means killing yourself. So, a student in Odisha killed herself has put the spotlight on International Complaints Committee. Internal, not international. तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी क्या होती है? इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, इट स्टैंड्स फॉर ICC। ठीक है ना? विच फेल टू वैलिडेट हर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है ना? व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, वो इस कमेटी के पास के, कमेटी ने ढंग से ट्रीट नहीं किया एंड एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड इन अ कॉलेज, राइट? दिस हैपेंड। नाउ द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट कॉल्ड फॉर द complaint committee to be set up in 1997 judgment, wherein there was a case by Banwari Devi, a social worker in Rajasthan, who was trying to stop a child marriage and eventually she was gang raped, right? तो सबसे पहले, ठीक है, कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट कॉल्ड फॉर कंप्लेंट कमिटीज टू बी सेट अप इन 1997 जजमेंट। और ये किसका था? इन रिस्पॉन्स टू a petition filed by Banwari Devi. And I want to tell you, I've met this woman, and dude, the courage she and her husband showed in those times 1997 में, अमेजिंग। लाइक मतलब उससे भी पहले का ये केस है, 1997 की तो जजमेंट है। ओ माई गॉड, आई हैव मेट दिस वुमन। I don't know if she's there now or not, but yeah, the courage she has as a woman and her husband, the way she was gang raped, and what the police did to her, it is like another story. You should always research about her and read more about her whenever you find time. So she was a social worker in Rajasthan जो किसके लिए काम कर रही थी? Is to stop child marriage. The court provided basic definition of sexual harassment in the workplace and guidelines to combat it. Combat का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the term combat? Fight. Okay, what is the meaning of the term combat? Fight. Now it led to, उसके बाद क्या आई? विशाखा गाइडलाइंस आई। विशाखा गाइडलाइंस क्या है कि अगर कोई आपका वर्क प्लेस में हैरासमेंट हो रही है तो आप क्या करोगे, राइट? एंड देन द विशाखा गाइडलाइंस इवेंचुअली बिकेम अ फुल फ्लेजेड एक्ट, राइट? सो इट एंड दीज गाइडलाइंस वाज कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड एक्ट विच इज नोन एज द सेक्सुअल हैरासमेंट of women at workplace prevention, prohibition and redressal act
2013, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क प्लेस पे जो भी हो रहा है, कैसे वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, इसकी बातें हो रखी है इस एक्ट में। इट इज़ नॉट अंटिल निर्भया किलिंग इन दिल्ली इन December 2012 दैट द प्रोविजंस वर एक्चुअली रिटन इनटू लॉ। तो जब निर्भया केस हुआ उसके बाद, ठीक है ना, तो आफ्टर निर्भया किलिंग इन दिल्ली इन 2012, ठीक है ना, उसके बाद वन ऑफ द सेवरल लेजिस्लेशन दैट वर इनैक्टेड वाज दिस, ओके, ऑफन कॉल्ड एज द पॉश एक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉश एक्ट, ठीक है ना। तो आप भी लिख लेंगे ऑल्सो नोन एज पॉश एक्ट, ठीक है, विच सुपरसीडेड द विशाखा गाइडलाइंस। इट मैंडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ICCs एट ऑल वर्क प्लेस। तो अब यहाँ पे जब पॉश एक्ट आ गया तो पॉश एक्ट ने क्या कहा, मैंडेटेड Constitution of ICCs, that is Internal Complaint Committee, at all workplaces which employed more than 10 people. अगर आपके यहाँ 10 लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपके वहाँ पर ICC दैट इज़ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 लोगों से ज़्यादा अगर वर्क प्लेस पे लोग काम कर रहे हैं तो हर उस वर्क प्लेस की अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, ठीक है ना। वुमेन वर्किंग इन स्मॉलर एंटरप्राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर कुड कंप्लेन टू लोकल कमिटीज टू बी सेट अप बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। अब जो वुमेन जो है ये लिखेंगे वुमेन वर्किंग in smaller enterprises in the informal sector could complain to local committees to be set up by district authorities। क्या है यहाँ पर, what we can see is क्या हुआ, ठीक है। देखो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है, ठीक है ना, अगर 10 लोगों से ज़्यादा वर्क प्लेस पे कहीं पर काम कर रहे हैं लोग तो वो उनकी पर्सनल इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। और जो इनफॉर्मल या स्मॉलर 10 से कम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उन वुमेन को दिक्कत है या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे हाउस हेल्प होगी, हमारी मेड हो गई, ठीक है, उनको कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट कहाँ पे करेंगी, वो लोकल कमिटीज़ में कंप्लेंट करेंगे। और लोकल कमिटीज़ बनाने की जिम्मेवारी किसको दी गई ये जिम्मेदारी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सेटअप करेंगी ये कमिटीज, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन मोर पार्ट ऑफ इट, आई थिंक आई मिस्ड इट। ये कल फिर मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। और भी चीज़ें हैं ICC की, या मैं चेक कर लूँगी, मुझे लग रहा है ऐसे और भी चीज़ें, बट या ICC वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सेज NLSIU रिपोर्ट। तो NLSIU बैंगलोर जो कि इंडिया का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टॉप लॉ स्कूल है, वो क्या कह रहा है कि quasi judicial foreigners tribunals, that is FTs, in Assam have disregarded constitutional safeguards। अब ये जो इनके पास कौन से केसेस जाते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं उनके केसेस आते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। तो यहाँ पर जो हमें याद रखना है कि रिपोर्ट किसके थ्रू, ये रिपोर्ट किसने लिखी है, रिपोर्ट बाय NLSIU बेंगलुरु एंड क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे, व्हाट डज द न्यू UK इंडिया ट्रेड डील
इंटेल। तो हमें ये पता है कि यूके और इंडिया के बीच में क्या साइन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज सेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट, ठीक है ना। इसकी नेगोशिएशन जो है वो 2022 में स्टार्ट हो गई थी। अंडर द डील यूके हैज़ रिमूव टेरिफ ऑन 99% ऑफ प्रोडक्ट, बट उन्होंने क्या, आईटी प्रोफेशनल्स हमारे अलाउ नहीं करे हैं, वीज़ा वो सिर्फ 1800 लोगों को देंगे साल में, ठीक है। और हमारे को, हमने क्या नहीं अलाउ किया, हमने उनको जो चीज़ें नहीं अलाउ करी हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने टेरिफ से बाहर रखे हैं, ठीक है ना। तो कि मतलब उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो अभी भी लगेगा जो यूके से आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी अगेन कवर कर चुके हैं। सो गाइज दैट्स इट, यू कैन विजिट loggery.in फॉर योर कंपाइलेशंस। मे की सारी कंपाइलेशंस खत्म हो गई हैं, पार्ट 3 भी डल गया था, जून पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 एंड 3 जल्द ही डल जाएंगे, एंड ऑल्सो जुलाई के भी MCQs भी जून के डल चुके हैं। सो यू कैन चेक आउट loggery.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर about us with your friends, do subscribe to the channel and do hit the bell notification on, and please do follow us on Telegram. I will leave the link in the comment section and pin it so that you know when the video goes live, and also hit the bell notification here so that you know when the video goes live. Thank you for watching the video. Bye bye and take care. Do tell me in the comments that how was the session. Bye.